रहीम। हमारा टॉपिक है एंजाइम्स और एंजाइम्स के मुतल्लिक जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ हम मेंशन करेंगे वो जो ये है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। एक चीज़ ये लिखी जाती है दैट दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, और दूसरी बात जो यहाँ मेंशन होगी वो होगा कि ये 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल प्रोटीन्स। इन्हें हम ग्लोबुलर या 3D प्रोटीन्स कहेंगे। ये टर्म क्या है, इस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इनके रोल्स, इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी टाइप्स, इनके एग्जांपल्स, ये सब ग्रेजुअली डिस्कस होगा। दीज आर वर्किंग प्रोटीन्स। व्हेन वी से दैट दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, इट मीन्स दैट दीज आर वर्किंग प्रोटीन्स, दीज आर वर्कर्स ऑफ सेल्स। लाइफ मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है और वो रिएक्शंस, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उनकी मेजॉरिटी एंजाइम्स के ज़रिए करवाई जाती है। ऐसे रिएक्शंस जो एंजाइम्स के ज़रिए हों इन्हें हम कहते हैं कि ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स करती क्या हैं, दे कैटलाइज सेलुलर रिएक्शंस। ये सेल के रिएक्शंस को कैटलाइज करती। एक बात ये ज़हन में रखनी है। दूसरा 3D क्या है। आपने प्रोटीन की कंपोजिशन और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है और आप समझते हो कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स 2 किस्म के होते हैं। एक तो जो होता है, एक होती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स और दूसरी होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो टर्शरी स्ट्रक्चर है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट होता है। यानी प्रोटीन के 2 मेजर टाइप्स, उनके स्ट्रक्चर्स की बुनियाद। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बुनियाद है, तो प्रोटीन किसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में मौजूद नहीं होती। यानी वो बायोलॉजिकली जब मौजूद होती है तो या वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है या वो टर्शरी स्ट्रक्चर बेसिकली अटेन करती है। टर्शरी स्ट्रक्चर रखने वाले मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर्स यही 2 हैं। ये प्रोटीन्स जो 3 डायमेंशनल हों, जो एक ख़ास ग्लोबुलर शेप अटेन करें, यानी सर्कल ना हो, सफ़ियर जैसी हो, स्क्वायर ना हो, वो एक क्यूब जैसी हो। मीन्स उनके तीनों डायमेंशंस में एक्स, वाई और जी एक्सेस, तीनों डायमेंशंस में उनकी मॉलिक्यूल की कोई ना कोई रीजन्स मौजूद होती। ऐसी प्रोटीन्स को हम बोलते हैं ग्लोबुलर। और ये बात इसलिए यहाँ डिस्कस की जा रही है कि इनकी यही ग्लोबुलर सिमेट्री ही इनकी वर्किंग की बुनियाद बनेगी। दिस ग्लोबुलर सिमेट्री, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज क्रिटिकल फॉर देयर वर्किंग। इनके काम करने में ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते, ये स्ट्रक्चर है। अब ये टर्म क्या है, इन्हें बोलते हैं एंजाइम्स। एन फॉर इन, जाइमो फॉर लीवन, इन लीवन। लीवन बोलते हैं हम जो फर्मेंटेबल सॉल्यूशन को या ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें फर्मेंटेशन हो रही हो। सम फर्मेंटिंग सॉल्यूशन, कोई ऐसा फ्लूइड जिसमें फर्मेंटेशन हो रही हो। एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया
कि जब अल्कोहल बनाने के प्रोसीजर्स में यीस्ट को शामिल किया गया तो उन सॉल्यूशंस में प्रोसेसेस आम रूटीन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हुए। तो वो तेज़ी से जो प्रोसेसेस हो रहे थे तो उसके लिए टर्म बनाई गई दैट देयर इज़ समथिंग इन लीवन, कि इस सॉल्यूशन में, इस फर्मेंटेबल मटेरियल में कुछ है जो इस रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट कर रहा है। ये हैं कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स। लफ्ज़ क्या है, उनके लिए हिंट्स क्या लिखने हैं एंजाइम्स के लिए। ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं, ये क्या करती हैं? दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड बायोकैटालिस्ट्स। इन्हें बायोकैटालिस्ट्स कहा जाता है। अब कैटालिस्ट किसे बोलते हैं? सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द rate of reaction without being used। रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देने वाला सब्सटेंस, और ऐसा सब्सटेंस जो खुद उस रिएक्शन में इस्तेमाल ना हो, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है कैटालिस्ट। अब चूंकि ये एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं कैटालाइसिस के लिए, इन केस ऑफ सेल्स, लाइफ के अंदर कैटालाइसिस की जिम्मेदारी जानदारों में रिएक्शंस करवाने की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंजाइम्स पे। सो वी कॉल देम एज बायोकैटालिस्ट्स। ये बायोकैटालिस्ट हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है कैटालिस्ट। सो दीज एंजाइम्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल क्वांटिटीज। These are required in little quantities। थोड़ी मिकदार में चाहिए होंगे और करेंगे क्या? ये रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट कर देंगे और रिएक्शन के आखिर पर खुद वैसे के वैसे ही दोबारा अवेलेबल होंगे जैसे रिएक्शन के स्टार्ट में थे। यानी उस रिएक्शन में ये इस्तेमाल नहीं होंगे और वैसी अपने स्ट्रक्चर को, अपनी कंपोजिशन को वैसे ही मेंटेन करेंगे। अब ये रिएक्शन क्या है, ये कैटालाइसिस क्या है, इन्होंने करना क्या है, इस पर बात करते हैं। तो जो एक पहले समरी लिखते हैं फिर उसकी डिटेल में जाते हैं। कहते हैं एंजाइम जिस सब्सटेंस को अपने साथ बाइंड करता है रिएक्शन करने के लिए, उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। सो एंजाइम मेक्स अ कॉम्प्लेक्स विद सबस्ट्रेट विच इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटता है तो क्या होता है? आप उस सब्सटेंस से जो हासिल करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट बनता है, उसके लिए हम पी लिखेंगे और ये एंजाइम रिएक्शन के आखिर पर दोबारा से वैसा ही जैसा रिएक्शन में एंटर होते वक्त था वैसा ही दोबारा से हासिल हो जाएगा और ख़ुद इस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होगा। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये इकट्ठे हुए, जैसे ये इकट्ठे हुए, ये इकट्ठे हुए और ये कॉम्प्लेक्स टेम्परेरीली बना। इस टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और अब इसके प्रोडक्ट्स हासिल हो गए, जितनी चीज़ें वो अलग हो गई। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इसके माबैन जो यूनियन है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती, लूज होती और फिर प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोसेस को एंजाइम करवा रहा है। अगर आप यहाँ से ये ई निकाल दें तो ये अमल कभी भी ना हो और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ना बदले। इस प्रोसेस को कहते हैं कैटालाइसिस, एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन और कैटालाइसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंजाइम एक्शन और कैटालाइसिस। ये है जो काम एंजाइम करता है सेल के लिए। स्पीड अप कितना करते हैं? अब रीडिंग्स तो
बहुत सी लिखी होती हैं। कहा जाता है कि स्टार्च का एक मॉलिक्यूल अगर पेट्री डिश में रख दिया जाए और उसको टूटने दिया जाए खुद ब खुद ग्लूकोज में, तो दिस वुड टेक मैनी ईयर्स, साल हा साल के बाद उसकी एक फ्रैक्शन टूटेगी। और अगर यही काम एंजाइम करे, अमाइलेज करे, तो वही रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगी। स्पीड अप करना इनका काम है रिएक्शन। ये कैटालाइसिस को बहुत तेजी से करते, यानी रिएक्शंस की एक खास रफ्तार रिक्वायर्ड है लाइफ को, कि रिएक्शंस इस रफ्तार से अगर होते रहें तो लाइफ पॉसिबल रहेगी। वो जो स्पीड है, वो जो लाइफ के रिएक्शंस की जो स्पीड है, वो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। उस स्पीड को मेंटेन करना एंजाइम्स का बुनियादी काम है। अगर रिएक्शंस उस खास पेस पे, उस खास स्पीड पे ना हो तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। सेल्स अपने प्रोसेसेस को नहीं कर सकेंगे और लाइफ वुड सीज, जिंदगी रुक सकती है। एंजाइम्स काम ना करें तो सेल में मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाता है। ये इनकी सिग्निफिकेंस, इंट्रो वगैरह। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर क्या एंजाइम, डिटेल्ड नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या एंजाइम, ये कैसे कर लेता है एंजाइम। क्या पूरी प्रोटीन, एंजाइम जो कि प्रोटीन्स है, क्या पूरी प्रोटीन कैटालाइसिस में हिस्सा लेती? तो कहा जाता है कि ऐसा भी नहीं है। एक खास रीजन है एंजाइम की। अगर मैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रा करूं और हम इसको सपोज करें कि ये एंजाइम की बॉडी है, इस एक प्रोटीन की ये बॉडी है, ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम की बॉडी में एक खास जगह, कहते हैं ये एक चार्ज बेयरिंग साइट होती है। इट्स अ चार्ज बेयरिंग साइट, चार्ज रखने वाली एक जगह है। इसमें वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन पर चार्जेस होते हैं। सिर्फ ये रीजन कैटालाइसिस में हिस्सा लेती। दिस रीजन विच परफॉर्म्स कैटालाइसिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट। और ये बाकी सारी रीजन, ये इसकी ग्लोबुलर सिमेट्री कहलाती। ग्लोबुलर सिमेट्री या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इस ग्लोबुलर सिमेट्री वाली रीजन का काम क्या है? इसका काम है शेप ऑफ एंजाइम को मेंटेन करना। दिस ग्लोबुलर रीजन मेंटेन्स शेप ऑफ एंजाइम ड्यूरिंग कैटालाइसिस। ये कैटालाइसिस के दौरान एंजाइम की शेप को मेंटेन करती है, जबकि एक्टिव साइट दिस परफॉर्म्स रिएक्शन, इट परफॉर्म्स रिएक्शन। तो यानी पूरे के पूरे एंजाइम का काम नहीं है कैटालाइसिस, बाकी एंजाइम की रीजन इस जगह के अलावा मेंटेन करती है शेप को और उस प्रोसेस को होने में हेल्प आउट करती है। सबस्ट्रेट कैसा है? कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर लग सके और लगने के बाद प्रोडक्ट में बदल जाए, उस सब्सटेंस को कहा जाता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की शेप एक्टिव साइट की शेप जैसी होनी चाहिए ताकि वो आके यहाँ फिट हो सके। अगर मैं यहाँ 2 स्केचेस करूँ, मतलब एक मैं ये सिलेंडर टाइप शेप बना देता हूँ लाइक दिस, एक मैं ये शेप बना देता हूँ। अब इनमें से कौन सी शेप इस एक्टिव साइट पर बेटर फिट हो सकती? तो ऑब्वियसली ये शेप यहाँ फिट हो सकती, यही आके लगेगी। ये शेप वाला सबस्ट्रेट यहाँ आके नहीं लगेगा। तो मैंने कहा था कि ये शेप, ये ग्लोबुलर सिमेट्री, दिस इज क्रिटिकल फॉर देयर एक्शन विच इज कॉल्ड एज कैटालाइसिस। काम इनकी शक्ल की वजह से होता है, इनके स्ट्रक्चर और इनकी कंपोजिशन की वजह से होता है। अगर ये शेप सबस्ट्रेट की इस एक्टिव साइट की शेप से मैच नहीं करेगी तो ये सबस्ट्रेट ना यहाँ बाइंड होगा, ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ना ही प्रोडक्ट हासिल होगा। तो सबस्ट्रेट
खास किस्म का सबस्ट्रेट ही आकर इस एक्टिव साइट पर लग सकता है, हर किस्म का सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर आकर नहीं लग सकता। ये सबस्ट्रेट यहां बाइंड होता है। लेट अस सपोज के इस एंजाइम पर ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में आकर बाइंड हो। अब इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो यहां बना, और थोड़ी देर बाद ही बहुत मामूली वक्त में ये चार्जेस एंजाइम की एक्टिव साइट के इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देंगे और यहां से हमें इस सबस्ट्रेट के टूटने से प्रोडक्ट्स हासिल होते। सो दिस इज प्रोडक्ट। ये एक रॉन्ग सबस्ट्रेट था, ये एक ठीक सबस्ट्रेट था। ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अ ब्रीफ डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड इट्स फंक्शन। एंजाइम के फंक्शन या एक्शन को क्या बोलते हैं? कैटालाइसिस। तो यहां से वर्ड बनता है that enzymes catalyze the reactions in cells. सेल्स में एंजाइम्स रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंजाइम एक्शन और कैटालाइसिस। लाइफ के कैटालिस्ट्स हैं एंजाइम्स। क्यों ये टर्म्स, किस बुनियाद पर ये टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, इसकी बेसिक्स पर आज हमने डिस्कशन की। तो फिर इसकी और डिटेल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।